हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लास 10th साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। और कल की वीडियो में जो है आपके लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में ये बताएंगे कि आपसे इसमें से कितने प्रश्न सॉल्व हुए हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है। और 50 में से आपसे कितना बनता है वो आप कमेंट में करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, अपसारी लेंस है। ऑप्शन है अवतल, उत्तल और समतल। तो देखो, लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है। तो जो अवतल लेंस होते हैं उसको हम अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस जो होता है उसको अभिसारी कहते हैं। तो अगर अभिसारी पूछा जाए तो उत्तल, और अपसारी पूछा जाए तो अवतल। ठीक है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है पक्षमाभी, बी ऑप्शन है परितारिका, और सी ऑप्शन है रेटिना। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न काफ़ी आसान है। परावर्तन के नियम है 1, 2 या 3। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। 4 नंबर प्रश्न है, बुझा हुआ चूना है। तो इसका ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, बी ऑप्शन और ये सी ऑप्शन। तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है? तो बुझा हुआ चूना का जो आपका सही ऑप्शन है वो है बी नंबर ऑप्शन, CaOH2। ठीक है। इसे भखड़ा चूना के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सी ऑप्शन है ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए संगमरमर का सूत्र क्या है, तो CaCO3। और ये हो गया बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे आप कुछ बात समझ लीजिए जब ये प्रश्न आया है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कली चूना, अगर आपसे पूछा जाए कली चूना, तो बच्चों कली चूना का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया कली चूना। ठीक है। और बुझा हुआ चूना जो होता है, जैसे बुझा हुआ चूना कब हुआ? जैसे कि हम चूना लाए मार्केट से खरीद करके, और उसको हम डाल देंगे किस में? पानी में डाल देंगे। तब वो जो मिश्रण तैयार होगा उसी को हम कहेंगे भखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना। अब देखो, चूना का फॉर्मूला क्या है? CaO। उसको हम डालेंगे किस में? पानी में। तो यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम है तो हम कैल्शियम लिख देंगे। ऑक्सीजन का यहाँ एक परमाणु है और यहाँ भी ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हो गए। तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ब्रैकेट में रख के यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, मतलब इसके भी 2 परमाणु और इसके भी 2 परमाणु। तो ये हो गया अपना भखड़ा चूना का फॉर्मूला। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। भखड़ा चूना का ये वाला फॉर्मूला हो गया, चूना का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। और अगर आपसे संगमरमर का पूछा जाए तो संगमरमर का होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, उसी को संगमरमर बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है। तो बच्चों, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ATP। और ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये ATP का पूरा नाम है। 6 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन है वृषण में, गर्भाशय में या अंडाशय में। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृषण में। 7 नंबर प्रश्न है, नरौड़ा विद्युत संयंत्र कहाँ है? राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो जो नरौड़ा विद्युत संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन है? तो आपने पढ़ा है महाराष्ट्र में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर है तारापुर में। ठीक है। तारापुर परमाणु बिजली घर वो महाराष्ट्र में है। और राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा। ठीक है। र से रावत, र से राजस्थान। 8 नंबर प्रश्न है, रक्त दाब मापने में उपयोग होता है। बैरोमीटर, मैनोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर, सभी। तो रक्त दाब मापने में जो है एस्फिग्मोमैनोमीटर का हम उपयोग करते हैं। ठीक है। ब्लड प्रेशर मापने में एस्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग होता है।
9 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि है। हाइड्रा में किस विधि से प्रजनन होता है? तो आपका ऑप्शन है मुकुलन, विखंडन और गुणसूत्री। तो हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि है वो मुकुलन है। ठीक है। नेत्र का दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर या अनंत। तो नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। ठीक है। अगर निकट बिंदु पूछा जाए तब 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछा जाए तो अनंत। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? वर्ण का मतलब होता है रंग। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है और सबसे ऊपर लाल रंग होता है, बैजानी पीनाला। तो सबसे ऊपर लाल रंग है। तो अगर पूछा जाए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तो अधिक पूछता तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता लाल रंग वाला, लेकिन पूछा जा रहा है तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना जो है उसकी परमाणु संख्या है 79, ऑप्शन नंबर सी। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलॉम, जूल, एम्पियर। तो आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलॉम है। ठीक है। वोल्ट जो है वो विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक है। ठीक है। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम, ऊष्मा या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर करंट का एसआई मात्रक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या है? तो देखो, तांबा और जस्ता का जो मिश्र धातु होता है वो होता है पीतल। ठीक है। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से मिलके बना होता है। ठीक है। और कांसा जो है वो तांबा और टीन के मिलने से बना होता है। तो तांबा और टीन हो तो कांसा और तांबा और जस्ता हो तो पीतल। ऐसे पीतल वाला प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, सूर्य प्रकाश में या जल में? तो देखो, मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। प्रश्न संख्या 16 है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना? 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल। बी ऑप्शन आप देख रहे हो और सी ऑप्शन है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, CnH2n-2 सूत्र है एल्केन का, एल्कीन का या एल्काइन का? तो ट्रिक में आपने पढ़ा है जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो। मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जोड़ दो मतलब +2 वाला रहता तो एल्केन होता, छोड़ दो मतलब केवल CnH2n तक रहता तो एल्कीन हो जाता, और घटा दो मतलब -2 वाला है तो एल्काइन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। मानव हृदय किससे घिरा है? ऑप्शन है पेरिकार्डियम, जाइलम और फ्लोएम। तो मानव हृदय जो है वो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है 19, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो देखो, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन पेप्सिन से बना है ये, तो ये प्रोटीन को पचाएगा। अगला, अधातु के ऑक्साइड है उदासीन, अम्लीय या क्षारीय? तो आपको ट्रिक से याद रखना है, अ से अधातु और अ से अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। एकलिंगी पादप का उदाहरण है सरसों, उड़हुल या पपीता? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। अगला प्रश्न है, द्विखंडन करता है पैरामीशियम, अमीबा या हाइड्रा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अमीबा। अमीबा जो है वो अपने शरीर को 2 हिस्सों में क्या करता है? बांट लेता है और दोनों ही अलग अलग जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपने पढ़ा है श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है। तो अधिक ऊर्जा किस में मुक्त होती है? तो अधिक ऊर्जा जो है वो वायवीय श्वसन में मुक्त होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया?
तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज हुई थी वो किसने किया था? फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष में लेंस उपयुक्त है। तो दूरदृष्टि दोष में अवतल, उत्तल या समतल कौन सा लेंस? तो बच्चों ये होता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, चलो इसको ट्रिक से आप समझ लो। दृष्टि दोष जो है जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, 3 टाइप के दृष्टि दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष का जो उपचार होता है वो अवतल लेंस से होता है और दूरदृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से होता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में होता है। तो आप ट्रिक से याद रखिएगा, निकट और दूर लिखने में कौन ज़्यादा बड़ा है? तो निकट ज़्यादा बड़ा है। और अवतल और उत्तल लिखने में कौन बड़ा है? तो अवतल बड़ा है। तो बड़े वाले में बड़े वाले को फिट कर देना है, छोटे वाले में छोटे वाले को फिट कर देना है। और जरा दूरदर्शिता जो होता है इसमें हम बाई फोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाई फोकल लेंस, इसी को द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि जरा दूरदर्शिता में दोनों ही टाइप के लेंसों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसके उपचार के लिए हम बाई फोकल या द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न यहाँ पे है 25, 26। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष वाला आपका उत्तल हो जाएगा। CHO किसका समूह है? कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर या अम्ल? तो CHO जो होता है वो एल्डिहाइड का होता है। ठीक है, कौन आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो देखो लाल को जो नीला करेगा वो क्षारीय होगा, और क्षारीय जो है उसमें क्या लगा होता है? OH माइनस। ठीक है, क्षारीय में क्या होता है? OH माइनस आयन देता है वो। 28 विधुन्मय तार का रंग होता है लाल, हरा या काला? तो देखो विधुन्मय तार जो होता है उसका रंग होता है लाल, और उदासीन तार का जो कलर होता है वो काला होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ कितने हैं? तो देखो अगर क्षैतिज पूछा जाए तो 7 और ऊर्ध्व पूछा जाए तो 18। अगला प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इथेनोइक, सिट्रिक, मिथेनोइक या ऑक्जेलिक? तो चींटी के डंक में हो या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल? मिथेनोइक अम्ल। बच्चों मिथेनोइक अम्ल के जगह पे आपको ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल भी मिल सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और यदि ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल ना मिले तो उसी को हम मिथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, और डी ऑप्शन में है A और B दोनों। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो समझ लीजिए, लड़कों के शरीर में जो परिवर्तन आता है वो टेस्टोस्टेरोन के वजह से आता है, और स्त्रियों के शरीर में जो परिवर्तन आता है वो एस्ट्रोजन की वजह से आता है। तो यहाँ पे ऐसा तो बोला नहीं गया है प्रश्न में कि लड़का या लड़की, सीधे किशोरावस्था बोला गया है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, A और B दोनों। ठीक है, RBC की जीवन अवधि कितनी है? ये सब पढ़ा है आपने। RBC की जीवन अवधि जो होती है वो मैक्सिमम 120 दिनों की होती है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 24 कैरेट, 22 कैरेट या 16 कैरेट? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 22 कैरेट हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जिससे कभी भी आभूषण नहीं बन सकता है। आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वो 22 कैरेट का होता है, और शुद्ध सोना पूछा जाए तब 24 कैरेट। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ठीक है, देखिए जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो ऑप्शन है प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण और क्षार। ठीक है, तो बच्चों जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। ध्यान रखिएगा, क्या बनता है? लवण। जस्ता का अयस्क क्या है? ऑप्शन है सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइट।
तो बच्चों जस्ता का जो अयस्क होता है वो जिंक ब्लेंड होता है, ठीक है। सिनेबार जो है मरकरी का अयस्क है, जिसे आप पारा के नाम से जानते हैं, जो थर्मामीटर में होता है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो वायु की अपेक्षा क्या होती है? तो बच्चों सबसे ज़्यादा निर्वात में ही प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश का चाल होगा वो वायु की अपेक्षा, मतलब वायु से अधिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज़्यादा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक, फॉर्मिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बच्चों सिरका में जो होता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तालाब का जल कम गहरा दिखने का कारण क्या है? ऑप्शन है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। तो तालाब का जल कम गहरा दिखने का कारण अपवर्तन है। या आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए, जल में रखी हुई कोई भी चीज़ हल्का टेढ़ा दिखने का कारण क्या है? तो वो भी अपवर्तन है। अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक का मान होता है, ऑप्शन है साइन आर बाई साइन आई, बी है साइन आई गुने साइन आर, सी साइन आई प्लस साइन आर, और डी है साइन आई बाई साइन आर। तो अपवर्तनांक का जो मान होता है वो साइन आई बटे साइन आर होता है, जिसे हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है 40, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो देखो दो चीज़ होता है, ए मीटर और वोल्ट मीटर। अगर ए मीटर पूछा जाए तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर पूछा जाए तो समांतर क्रम में, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितने के बराबर होता है? तो देखो माइक्रो जो है वो 3 को बोला जाता है, 3 को। तो आप 3 वाला ऑप्शन खोज लीजिए तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है वो दिमाग के किस हिस्से को कहा जाता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम या डाईएन्सेफलॉन। तो बच्चों बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है वो सेरिब्रम होता है, ठीक है। और ये जो सेरिबेलम होता है इससे हम ऐच्छिक क्रिया करते हैं, मतलब हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक क्रिया होती है, जैसे चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सब ऐच्छिक क्रिया जो है वो सेरिबेलम से संपन्न होता है। अगला प्रश्न है 43, गर्म जल का टंकी बनाने में उपयुक्त है। तो गर्म जल की जो टंकी होती है वो बनाने में कौन सी धातु का हम यूज करते हैं? लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, तांबा। अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaHCO3, बी Na2CO3 इंटू 10H2O, और सी है CaCO3। तो धोबिया सोडा या धोने का जो सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और ये जो है ये बेकिंग सोडा है, जिसको हम खाने के सोडा के नाम से जानते हैं। और सी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है, ये संगमरमर का फॉर्मूला है। रक्त क्या है? ऊतक, कोशिका, पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों रक्त जो है वो ऊतक होता है। अगला है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, और फॉर्मिक अम्ल को हम मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बन के अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन या सभी। तो बच्चों कार्बन के जो अपरूप हैं वो तीनों के तीनों हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन या प्रकीर्णन। तो तारे के टिमटिमाने का जो कारण है वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का आपको रंग लाल रेड कलर का दिखता है, ठीक है, वो भी किस वजह से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? तो बच्चों मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि का अस्थायित्व होता है वो ऑप्शन 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड और 1/18 सेकेंड। तो दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है वो 1/10 सेकेंड तक होता है। क्रमाकुंचन गति किसमें पाई जाती है? तो क्रमाकुंचन गति जो है ऑप्शन है ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत और ग्रास नली। तो बच्चों क्रमाकुंचन गति जो होती है वो ग्रास नली में पाई जाती है। इसमें जैसे ही भोजन आता है ग्रास नली फैलने और सिकुड़ने लगती है, जिसे हम क्रमाकुंचन गति के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सेट, और कल का जो ऑब्जेक्टिव सेट होगा वो आपका
हिंदी से संबंधित होगा, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया जाएगा। तो अभी आप कमेंट करेंगे कि 50 में से कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।